Hi everyone, this is the fourth video in the series on derivatives. पिछले सेशंस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस किया था एंड लॉजिक को समझा था कि किस सिचुएशन में हम लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे या शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे. In this session, we will be focusing on a different type of derivative contract which is known as futures. So without wasting any further time, let's start with the topic. सो यू वुड रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट जो हमने सबसे पहले सेशन में देखा था, जहाँ पर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स मैंने लिखा जिसमें फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, स्वैप्स एंड ऑप्शंस थे. सो हमने अभी तक फॉरवर्ड्स को डिस्कस कर लिया है और इस सेशन में फ्यूचर्स पे फोकस करा जाएगा. इन दोनों को, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स को कंबाइन दे आर नोन एज फॉरवर्ड कमिटमेंट्स. पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार होता क्या है, राइट? सो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट is a contract wherein a counterparty agrees to buy or sell an underlying asset in the future. अब एक तरह से आपने ये डेफिनेशन पढ़ोगे और आप बोलोगे कि दिस इज द एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन जो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देखी थी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो ये चीज़ पॉइंट आउट करने के लिए पॉइंट आउट करने में आप एकदम सही हो. जब भी हम फॉरवर्ड कमिटमेंट की बात करते हैं तब इसमें ये दोनों टॉपिक्स आ रहे हैं. एक आ रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक आ रहा है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ओवर द काउंटर डेरिवेटिव है, वेयर इज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है. अगर आप फर्स्ट वीडियो को रेफर करेंगे जहां पर हमने डिफरेंस समझा था OTC एंड एक्सचेंज ट्रेडेड का, उस बेसिस पे आप ये डिफरेंसेस को और बेटर समझ पाएंगे. बट एक क्विक रिकैप भी लेते हैं. OTC काउंटर में क्या हो रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में? फर्स्ट, देयर आर टू काउंटर पार्टीज A, B. Now they are privately deciding the terms of the contract. A और B आपस में आए, उन्होंने जो भी टर्म डिस्कस करना था, जो भी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने थे उन्होंने डिस्कस करे और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया. सो A और B है. एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या होता है? यहां पर भी दो काउंटर पार्टीज A और B, पर यहां मिडल में एक्सचेंज बैठा होता है. नाउ A जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है. B जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है वो एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है. A और B एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं. दे डोंट इवन नो कि अदर साइड ऑफ द ट्रेड पे कौन है, क्योंकि एक्सचेंज का काम क्या है? एक्सचेंज का काम है दोनों बायर एंड सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म देना जहां पर वो अपने ट्रेड प्लेस कर पाए, एंड देन एक्सचेंज क्या करेगा? एक्सचेंज उन ट्रेड्स को मैच करवा देगा. इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो एक्सचेंज क्या होगा? सेंसेक्स, BSE, NSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट? सेकंड, अगर आपने यहाँ पर डिफरेंस आपको याद होगा तो यहाँ पर काउंटर पार्टी डिफॉल्ट के चांसेस रहते हैं. काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क एग्जिस्ट. यहाँ पर लो और नो
काउंटर पार्टी रिस्क, राइट। मतलब कि समझते हैं, ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा वीट परचेज करने का एट 100 रुपी पर केजी इन द फ्यूचर, और ये कब कॉन्ट्रैक्ट है? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद वीट की प्राइस गिर के हो गई है 50 रुपी। ए ने कितने पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा? 100 पे। प्राइस कितनी हो गई? 50 हो गई। तो देखा जाए तो ए जो है वो शर्त हार गया, वो अपनी बेट हार गया। इन सच अ सिनेरियो ए को बी को 100 रुपी देने पड़ेंगे पर केजी के हिसाब से फॉर वट एवर क्वान्टिटी हैज डिसाइडेड। सो इसका मतलब 50 रुपी पर केजी से उसका नुकसान हो गया। सब इस पूरे सिनेरियो में देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ए कैन से कि मैं मेरे पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करूंगा। बी बोलता है कि कैसे नहीं करोगे, आपको मैं लीगल नोटिस सर्व करता हूँ। तो पूरा वो चीज़ चली। तो देर इज अ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट विच इज देयर, राइट। एंड इफ यू थिंक फ्रॉम अ बिजनेस मैन परस्पेक्टिव, नो बडी वॉन्ट्स कि कोई लीगल बैटल हो, नो बडी वॉन्ट्स कि किसी तरीके का प्रॉब्लम हो इन रिसीविंग द फंड्स। फ्यूचर्स में क्योंकि एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सो एक्सचेंज क्या करती है? एक्सचेंज रिक्वायर्स बोथ ए एंड बी टू पोस्ट मार्जिन। Counterparty is required to post margin. With whom? With the exchange. अभी के लिए मार्जिन के लिए बस ये समझो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए देर इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट साइज जो कि एक्सचेंज बोलता है कि आप अपफ्रंट मतलब आज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आप हमारे पास प्लेस कराओ। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में अभी समझेंगे हम। थर्ड डिफरेंस है दैट जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे आर यूजुअली फिजिकली सेटल्ड, whereas futures contract are usually फाइनेंशियली सेटल्ड। इसका क्या मतलब हुआ वो समझते हैं। सो फिजिकली सेटल्ड में एक एग्जांपल लेते हैं। आप ये माने एक गोल्ड ज्वेलर है, आफ्टर 2 months उसको 1000 ग्राम ऑफ गोल्ड की रिक्वायरमेंट है। स्पॉट रेट यानी कि आज की रेट इज ₹1,00,000 per 10 gram. Let's just assume this is the price. Now gold jeweler is afraid that the gold की price will go up in the future. ठीक है, तो गोल्ड ज्वेलर क्या कर सकता है? ही कैन गो एंड एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद whom? अ गोल्ड होलसेलर। सो ज्वेलर है वो जाता है गोल्ड होलसेलर के पास में एंड एक लॉन्ग गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। क्वांटिटी क्या है? 1000 ग्राम। ठीक है, नाउ एंड ये करता है एट द रेट ऑफ, लेट्स अज्यूम द सेम प्राइस, ₹1,00,000 पर 10 ग्राम। नाउ ऑन मेच्योरिटी प्राइस चाहे कुछ भी हो, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे ऑन मेच्योरिटी को देखते हैं।
jeweler pays देखा जाए तो 1 लाख, अगर 10 तो मतलब 10,000 हो गया पर ग्राम, 1,000 into 10,000 which is 1 crore to the wholesaler। और इसके बदले में दिस इज फर्स्ट स्टेप, wholesaler provides 1,000 gram of gold to the jeweler। सो फिजिकली सेटल्ड का मतलब क्या हुआ? फिजिकली सेटल्ड का मतलब भी हुआ जहां पर कैश और अंडरलाइंग एसेट दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। ज्वेलर ने कैश दिया एंड होलसेलर ने इन रिटर्न गोल्ड हमको दिया। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज फिजिकली सेटल्ड। नाउ प्राइस चाहे कुछ भी हो, डजेंट रियली मैटर। वहीं पर ही फाइनेंशियली सेटल्ड में एक एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रेडर है एंड ही इज अ ट्रेडर की एक एक्सपेक्टेशन है, ही एक्सपेक्ट्स द गोल्ड प्राइस टू फॉल from the current level of rupee 1 lakh per 10 gram to 80,000 in 6 months time। वापस समझते हैं। एक ट्रेडर है, ट्रेडर मतलब कमोडिटी ट्रेडर, वो कमोडिटी बाय सेल करता है टू अर्न प्रॉफिट। उसकी एक्सपेक्टेशन है कि द गोल्ड जो है वो फॉल, गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड की प्राइस गिर जाएगी फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ 1 लाख टू 80,000 इन 6 months टाइम। ठीक है, तो व्हाट द ट्रेडर कैन डू, ट्रेडर जाके एक ट्रेडर कैन place an order to enter a short futures position। क्यों शॉर्ट करा? प्राइस गिरने वाली है इन द फ्यूचर। सेम लॉजिक जो हमने पिछले सेशन में लगाया, प्राइस फ्यूचर में गिरने वाली है तो आज ही हम बेच देते हैं। शॉर्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ 1 लाख। नाउ दो सिनेरियो लेते हैं हम। ऑन मैच्योरिटी द प्राइस टर्न्स आउट टू बी 1,20,000 एंड 80,000। ट्रेडर ने बेट प्लेस करी थी कि फ्यूचर में प्राइस गिर जाएगी, पर फ्यूचर में प्राइस बढ़ गई। In this scenario, trader loses the bet, trader lost the bet and यहाँ पर जो trader won the bet। So इस केस में कोई भी गोल्ड को एक्सचेंज नहीं करेंगे, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है वो पे या रिसीव होगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर लूज कर गया बेट, तो वो कितना पे करेगा? वो 40,000 पे करेगा। 40,000 का उसको मैं लॉस करता हूँ। कैसे लॉस आया 40,000 का? उसने कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी नॉट 40,000, 20,000। 20,000 कैसे हुआ? उसने 1 लाख में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर मार्केट में 1,20,000 का बिक रहा था, तो उसने 20,000 कम में बेचा, 20,000 का लॉस। वेरेज यहाँ पर इसको 20,000 का प्रॉफिट हो गया। सेम लॉजिक,
मार्केट में 80,000 पे चल रहा था और हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है 1 लाख का, तो डिफरेंशियल 20,000 इज माई प्रॉफिट। सो इस सिनेरियो में ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल अमाउंट जो है वो गेन करेगा या लूज करेगा, उसको पूरा का पूरा अमाउंट, उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का पूरा अमाउंट नहीं देना है। सो इस तरह के सिनेरियो में हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियली सेटल्ड है। जहाँ पर फिजिकल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट नहीं हुई है, उन ट्रांजैक्शंस को हम फाइनेंशियली सेटल्ड बोलते हैं। ठीक है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, जो कि है मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट, या फिर मार्क टू मार्केट को मैं बोलता हूँ डेली सेटलमेंट। बट सबसे पहले हम फोकस करते हैं मार्जिन पे। मार्जिन 3 तरह के होते हैं। इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन एंड वेरिएशन मार्जिन। अब इनिशियल मार्जिन क्या होता है? इनिशियल मार्जिन का मतलब ये है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, exchange requires that the counterparty places a certain amount with the exchange. Counterparty एक certain amount place करे with the exchange, only then exchange will allow you to enter into the contract. तो एक तरह से initial margin एंट्री फी है। सो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मेरे को 1 लाख, जैसे हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया, 10 ग्राम का पिछले एग्जांपल लिया, उसमें फॉर एग्जांपल एक्सचेंज बोलती है कि आप एंटर तो कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में, बट आपको उससे पहले 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज विच इज 10,000, 1 लाख का 10%, 10,000 आपको हमारे पास प्लेस करना पड़ेगा, ओनली देन हम आपको अलाउ करेंगे वो चीज़। ठीक है। देन आता है मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस मार्जिन इज द मिनिमम मार्जिन that the counterparty needs to maintain with the exchange। एक तरह से ये एक थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड का मतलब मार्जिन का बैलेंस इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मार्जिन का बैलेंस कम क्यों होगा, वो अब थोड़ी देर में हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एंड वेरिएशन मार्जिन का मतलब होता है टॉप अप। जब मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन लेवल से भी कम हो जाता है, सो फॉर एग्जांपल कुछ नंबर लेते हैं हम यहाँ पर। इनिशियल मार्जिन को हम बोलते हैं 1 लाख, मेंटेनेंस मार्जिन को हम लेते हैं 40,000। सो फॉर एग्जांपल अगर मार्जिन का बैलेंस 40,000 से भी नीचे चला गया, in that scenario counter exchange will require the counterparty to place to place a variation margin। कितना? इतना प्लेस करना पड़ेगा कि वापस इनिशियल मार्जिन जितना हमको लेके आ जाओ। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा आज के दिन में मार्जिन का बैलेंस 30,000 हो गया है, इन दैट केस मेरे को 70,000 का वेरिएशन मार्जिन लाना पड़ेगा टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मार्जिन बैक टू इनिशियल मार्जिन का लेवल। अभी सिर्फ इतना सा अंडरस्टैंडिंग लो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग, मार्जिन, मार्क टू मार्केट या फिर डेली सेटलमेंट वाला पूरा चीज को थ्रू एन एग्जांपल। सो यहां पर मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिख रखा है। एग्जांपल क्या है? बहुत ध्यान समझना एग्जांपल। रिलायंस फ्यूचर्स, 2 lot of 500 shares at the rate of 1500 per share, maturity is in 1 month का टाइम पे। एक चीज आप हमेशा याद रखना, फ्यूचर्स हमेशा लॉट साइज पर ट्रेड करते हैं।
सो ऐसा नहीं होगा कि आप एक रिलायंस के शेयर के लिए फ्यूचर्स ले पाएंगे। फ्यूचर्स की लॉट साइज होती है। सो फॉर एग्जांपल रिलायंस के लिए 500 शेयर का मतलब एक लॉट है। तो दैट इज द मिनिमम एक्सपोजर यू हैव टू टेक ऑन फ्यूचर्स। दैट इज द मिनिमम पोजीशन जो आपको फ्यूचर्स पे लेनी पड़ेगी। पर हम उसमें बोल रहे हैं कि हम तो 1000 शेयर्स यानी कि 2 लॉट लेने को रेडी है। अब आज की डेट में हमने ये बोला अब आज की डेट में हमने ये बोला कि इस अच्छा रिलायंस फ्यूचर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन क्या है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बाय कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ये है कि रिलायंस के शेयर की प्राइस इन द फ्यूचर 1500 रुपीज से ऊपर ही जाएगी। समझ रहे? 1500 रुपीज से ऊपर जाएगी, इसलिए आज की डेट में मैं बाय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं। नाउ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है वो समझते हैं। इनिशियल मार्जिन इज 1 लाख। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको 1 लाख रुपी प्लेस करना पड़ेगा विद द एक्सचेंज आउटसेट अपफ्रंट। ठीक है। 40,000 इज द मेंटेनेंस मार्जिन। 40,000 का मतलब क्या हो गया? दैट इज द मिनिमम अमाउंट विच द काउंटर पार्टी नीड्स टू मेंटेन विद द एक्सचेंज एट ऑल गिवन टाइम्स। नाउ हम एग्जाम्पल को एक नंबर्स के थ्रू समझते हैं, ईजी होगा उससे। सो इस टेबल को पूरा समझते हैं। पहले कॉलम में है डे, जहाँ 0 लिखा हुआ है इसका मतलब आज का दिन T0, एंड देन 1 2 3 का मतलब डे 1 डे 2 डे 3 करके। क्लोजिंग प्राइस मैंने दे रखी है 1500 1520 1430 1410। थर्ड कॉलम इस प्राइस में चेंज, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं होगा। 1500 पर शेयर रिलायंस की, इसका मतलब क्या है? T0 पे रिलायंस के शेयर की प्राइस थी 1500, वो डे 1 को बढ़ के हो गई 1520, मतलब प्राइस चेंज कितना है? +20। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। 1520 प्राइस थी, उस 1520 प्राइस से वो प्राइस गिर के हो गई आपकी 1430, मतलब कि प्राइस मेरी कितनी गिर गई? 90। ठीक है। नाउ 1430 से प्राइस मेरी गिर के 1410 होगी, मतलब और कितनी गिर गई? -20। अब हम समझते हैं कि डेली P&L कैलकुलेशन कैसे होता है। अब आप समझना मार्क टू मार्केट का मतलब क्या है। मार्क टू मार्केट का मतलब ये है कि ऑन अ डेली बेसिस हम चेक करेंगे कि प्राइस में डिफरेंशियल कितना आ रहा है, और उसके बेसिस पे हम मार्जिन के बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। अब सिर्फ पहली रो पे फोकस करना, जो 0 वाला लाइन है। क्लोजिंग मार्जिन कितना था हमारा उस दिन का? 1 लाख, विच इज द इनिशियल मार्जिन। टॉप अप हमको कुछ करना नहीं है, फाइनल मार्जिन दिन का 1 लाख है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज इनिशियल मार्जिन विच हैज बीन पोस्टेड। अब बेट क्या थी? लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। हमने बोला वो प्राइस ऊपर जाएगी, तो क्या प्राइस ऊपर गई? हाँ भाई ऊपर गई। तो हम क्या बेट जीत गए? हाँ बेट जीत गए। जब अगर 20 रुपी पर शेयर से प्राइस ऊपर चली गई है, तो ओवरऑल पोजीशन कितने शेयर्स की थी हमारी? 2 लॉट ऑफ 500 शेयर्स, विच मीन्स 1000 शेयर्स। सो 1000 इंटू 20 इज इक्वल टू 20,000। नाउ क्लोजिंग मार्जिन कितना हुआ? क्लोजिंग मार्जिन हुआ 1 लाख प्लस 20,000 इक्वल टू 1,20,000। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो मतलब हमारा मार्जिन का बैलेंस ऊपर चला जाएगा। क्या कुछ टॉपअप करने की ज़रूरत है? हमारी जेब से कुछ और पैसा ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। फाइनल मार्जिन क्या हुआ? 1,20,000। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं। अब आप एक चीज़ समझना, जब मार्क टू मार्केट हमने किया तो मतलब कि हमने दिन के जो प्राइस का डिफरेंशियल था उसको ऑलरेडी मार्जिन में एडजस्ट कर लिया।
तो अब हमारी जो नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे, हम 1500 से नहीं करेंगे, हम डे 1 की प्राइस से करेंगे, बिकॉज उसके इम्पैक्ट को हमने इनिशियल मार्जिन में ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। तो इसलिए डे 2 को जब प्राइस 1430 होती है तो मैं 1500 से कंपेयर नहीं करूंगा, उसको मैं डे 1 की प्राइस विच इज़ 1520 से कंपेयर करूंगा। इसका मतलब 90 रुपी पर शेयर से स्टॉक गिर गया। मेरा बेट क्या था, प्राइस ऊपर जाएगा, पर प्राइस तो यहाँ गिर गया, तो मतलब कि इट्स अ लॉस फॉर मी। कितना लॉस है अगेन, 1000 शेयर्स इंटू 90 इज इक्वल टू माइनस 90,000। यहाँ पर क्या होगा क्लोजिंग मार्जिन, आप बताएं। 1,20,000 माइनस 90,000 इज इक्वल टू 30,000। सो हमारा जो मार्जिन का बैलेंस था वो तो 30,000 आ गया। तो 30,000 आ गया, मेंटेनेंस मार्जिन कितना था, 40,000। तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज सच, एक्सचेंज ने बोला था कि भाई मार्जिन का बैलेंस गिर जाए पर 40,000 से नीचे ना जाए। अगर वो नीचे जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, टॉपअप करना पड़ेगा। आप याद करें पिछले में टॉपअप को हमने क्या बोला था, वेरिएशन मार्जिन। और वेरिएशन मार्जिन का बैलेंस कितना लाना पड़ेगा, वेरिएशन मार्जिन में उतना बैलेंस लाना पड़ेगा कि हम हमारे मार्जिन को इनिशियल मार्जिन के लेवल पे वापस लेके आ जाएं। इनिशियल मार्जिन का लेवल क्या था, 1,00,000। आज हमारी वैल्यू क्या है, 30,000। सो मतलब कि हमको टॉपअप कितने का करना पड़ेगा, 70,000। और हमारी फाइनल मार्जिन की बैलेंस क्या होगी, 1,00,000। सो यहाँ पर जो 70,000 है, दिस इज योर वेरिएशन मार्जिन ऑफ 70,000। नेक्स्ट दिन लेते हैं। अब प्राइस 1430 से 1410 हो गई, अगेन लॉस हो गया, प्राइस वापस गिर गई, जबकि हम तो लॉन्ग है कॉन्ट्रैक्ट पे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन क्या था, लॉन्ग था, तो हमारी प्राइस बढ़नी चाहिए थी, बट हम प्राइस तो गिर रही है। सो हमको फर्दर लॉस हो गया। 1000 इंटू 20 इज इक्वल टू 20,000। मार्जिन का बैलेंस कितना था, 1,00,000। अब वो बैलेंस कितने से गिर गया, 20,000। इसका मतलब 80,000 मेरी वैल्यू है। अब टॉपअप के बारे में जब आता है तो हम चेक करेंगे विद द मेंटेनेंस मार्जिन। 80,000 इज ग्रेटर देन 40,000, इसका मतलब अभी एट दिस पॉइंट नो टॉपअप इज रिक्वायर्ड। तो एक्सचेंज ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 80,000 के साथ चलो काम। नाउ इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझ में आना चाहिए कि डेली सेटलमेंट कैसे हो रहा है। डेली सेटलमेंट ऐसा हो रहा है कि ऑन द डे ऑन विच यू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्टिंग दैट डे जो भी प्राइस में फ़र्क आएगा, जो भी क्लोजिंग प्राइस में फ़र्क आएगा डेज का, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो आपके मार्जिन के बैलेंस से एडजस्ट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ये चीज़ कि जहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक काउंटर पार्टी डिफॉल्ट होने का चांस था, वो कैसे था कि मेरे को उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, एकदम एंड में जाके मेरे को चेक करना है, वट एवर द प्राइस में भी मैं वो चीज़ पे करूँगा। ठीक है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ऑन अ डेली बेसिस जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपका लॉस है, वो आपके मार्जिन के बैलेंस में से एडजस्ट हो रहा है। अगर एट एनी फॉर एनी गिवन डे इफ यू फेल टू प्रोवाइड द मार्जिन, इन दैट केस आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। सो बहुत बार क्या होता है कि ऑन अ डेली बेसिस द प्राइस मूवमेंट जो होगा वो छोटा मूवमेंट होगा, तो उन छोटे मूवमेंट पे काउंटर पार्टी वुड बी रिक्वायर्ड टू प्लेस द मार्जिन, अगर उसके अगेंस्ट में जाती है चीज़। सो जो मार्जिन का पूरा मैकेनिज्म है और जो डेली सेटलमेंट का पूरा मैकेनिज्म है, इस कारण से जो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क है ऑन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वो बहुत कम है। इस पूरे अरेंजमेंट को, डेली सेटलमेंट के अरेंजमेंट को हम कहते हैं मार्क टू मार्केट। द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मार्क्ड टू द मार्केट। मार्केट प्राइस क्या चल रही है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को उस लेवल पे आके हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। दैट इज वाई वी से द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मार्क्ड टू मार्केट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही ध्यान से वापस आपको समझना है। आप वीडियो वापस रिवाइंड करके देखिए किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। इन दी अपकमिंग सेशंस हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे।
उसमें आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट सेम लॉजिक है जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में था. द ओनली डिफरेंस बीइंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सचेंज ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है जो दो काउंटर पार्टीज के बीच में इंटर होता है, वेर एज फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज एंटर्ड ऑन एक्सचेंज. उस सेशन के बाद में वी विल बी देन कमिंग टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स की प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन, बिकॉज इसका लॉजिक इज एग्जैक्टली द सेम. सो हमको फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड का डिफरेंस समझना है जो कि है ओटीसी है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो ओटीसी है एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द पोजिशन दैट वी नीड टू टेक यूजिंग द डेरिवेटिव, एंड इसका जो प्राइसिंग एंड जो वैल्यूएशन है वो सारा चीज़ सेम रहेगा. So, this is what I wanted to discuss with you all in this session. Thank you so much for listening. See you in the next one.